नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज लोकतंत्र में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, हम बात करेंगे काबुल में आत्मघाती हमले की, हम बात करेंगे काबुल को दहलाने वालों को चुन चुनकर बदला लेने के बाइडेन के बयान की। क्या अमेरिकी सेना की मौत का बदला लेगा अमेरिका? क्या दो आतंकी संगठन में घमासान के बीच अफगानिस्तान फंस गया है? क्या अफगानिस्तान में खुरासान वर्सेस तालिबान हो गया है? अफगानिस्तान पर अमेरिका की रणनीति क्या फेल हो गई है? क्या अमेरिका अपने ही चाल में फंस गया है? क्या आतंक के आगे सुपर पावर अमेरिका ने आत्मसमर्पण कर दिया है? तमाम सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंखें बंद और लड़खड़ाती हुई आवाज। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से निकासी के दौरान हुए विस्फोट में अपने कई सैनिकों को गंवाने का दर्द अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की शारीरिक अवस्था से समझा जा सकता था। व्हाइट हाउस से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए खामोशी के बीच बाइडेन ने कुछ क्षण के लिए सर झुका लिया और उसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देने शुरू किए। मारे गए हीरोज की बात करते हुए वे कई बार भावुक होते हुए नजर आए और उनकी आंखों में आंसू भर आए। हालांकि जब उन्होंने हमलावरों को ढूंढ निकालकर मौत के घाट उतारने की बात कही तो उनकी आवाज में बेहद दृढ़ता थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि इस हमले को अंजाम देने के साथ साथ अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये जान ले, हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, चुन चुन कर तुम्हारा शिकार करेंगे और मारेंगे। आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. Jill and I, our hearts ache, like I'm sure all of you do as well, for all those Afghan families who lost loved ones, including small children, or have been wounded in this vicious attack. And we're outraged as well as heartbroken. Regarding the resurgence of attacks, look, I wouldn't like to speculate as to what or who this is. We have issued a statement condemning this and conveying our condolences to the families of the victims as well as those injured. We are in touch with various countries and partners. You've seen conversations that have happened at the Prime Minister level, at the External Affairs Minister's level, our Foreign Secretary and other officials. So that, of course, this is a matter of concern, and that this kind of security situations happened there. And we will, I think we will continue to be closely in touch with all our partners on this issue. वैसे इस बात में कोई संदेह नहीं कि काबुल एयरपोर्ट विस्फोट की घटना ने बाइडेन को राष्ट्रपति के तौर पर हिला दिया है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब गुरुवार सुबह ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन द्वारा अपने नागरिकों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें इन देशों ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा था और शक जताया था कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हो सकता है। इसके बावजूद अमेरिका न तो हमला रोकने में सफल रहा और न ही अपने सैनिकों को बचा पाया। अलर्ट में साफ कहा गया था कि आतंकियों द्वारा एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया जा सकता है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को किसी भी तरह से रोका जा सके। काबुल में अमेरिका के कार्यकारी एम्बेसडर रॉस विल्सन द्वारा एक इंटरव्यू में हमले से एक दिन पहले ही बताया गया था कि काबुल एयरपोर्ट को लेकर खतरा बना हुआ है। इसी के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी थी। ऐसे में अब अमेरिका में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब अमेरिका को इस बात की जानकारी मिल गई थी तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बयान में कहा गया कि काबुल में जिन अमेरिकी सैनिकों ने जान गंवाई है वह उन्हें सल्यूट करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हादसे को कभी नहीं होने देना चाहिए था, जो हुआ गलत हुआ। वहीं अमेरिकी सीनेटर जॉश हॉवली द्वारा काबुल में हुए आतंकी हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की जान के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपब्लिकन लीडर
एलिस स्टेफनिक द्वारा भी ट्वीट किया गया कि जो बाइडेन इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली है। हमले के तुरंत बाद आतंकी संगठन ISIS खुरासान की ओर से हमलावर की तस्वीर साझा करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया गया। ISIS-K ने हमले को लेकर बताया है कि उसके हमलावर ने तालिबान के लड़ाकों की सुरक्षा में सेंध लगाई और अमेरिकी सैनिकों के पास जाकर हमला किया। ISIS-K लगातार अमेरिका और तालिबान के बीच हुई शांति डील के खिलाफ रहा है। ऐसे में इस हमले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उसने अमेरिका के साथ साथ तालिबान को भी नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और मेरे साथ लोकतंत्र में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर स्वागत आपका। दीपक वोरा मेरे साथ हैं, पूराज नाइक हैं, सर स्वागत आपका। रमन मलिक साहब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी स्वागत। आप सभी का स्वागत। शुरुआत दीपक वोरा जी आप ही से। सर, अफगानिस्तान में आतंकी घटनाएं, तालिबान का शासन और आफत में अफगान, कैसे देखते हैं सर पूरे घटनाक्रम को आप? आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है आपकी न्यूज चैनल पर आने का और जो बाकी विशेषज्ञ हैं और आपसे सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप जानते हैं कि फरवरी 2020 में दोहा में एक समझौता हुआ था तालिबान और अमेरिका के बीच में, जिसमें कहा गया था कि इस तारीख से पहले कोलिशन की जो फोर्सेज हैं वो हट जाएंगी और उसके बाद इंट्रा अफगान नेगोशिएशन शुरू होगा। अमेरिकन फोर्सेज ने तो कमिट कर दिया, इंट्रा अफगान नेगोशिएशन जो होने थे वो नहीं हुए भी तो फिर आगे ज्यादा बात बढ़ी नहीं, क्योंकि तब तक तालिबान ने पूरा काबू कर लिया था। अगर ये दोहा डील बिगड़ जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो जो स्पॉइलर इन चीफ जो अंग्रेजी में कहते हैं वो हमेशा की तरह पाकिस्तान होगा थ्रू द इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, क्योंकि तालिबान अपना ही समझौता या अमेरिका अपना ही समझौता नहीं तोड़ेगा। सर, क्या होता है 2015 में आपको याद होगा, जनरल साहब आपको याद होगा, मुर्री पाकिस्तान में बातचीत हुई थी तालिबान और अफगान सरकार में, और अमेरिका को पाकिस्तान ने कहा कि आप कमरे के बाहर रहिए। 2018 में दोहा में बातचीत हुई अमेरिका और तालिबान के बीच, और पाकिस्तान को कहा गया कि आप कमरे के बाहर रहिए। इसीलिए मेरा यकीन है कि ये जो, क्षमा कीजिए मैं बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जो इस्लामिक स्टेट के पालतू कुत्ते हैं उनको सुइसाइड बॉम्बर बना के उन्होंने रिलीज किया है, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के बिना कोई भी समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि हम कौन हैं? हम खामखा हैं, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे। सर, आपने अभी कहा कि अब क्या होगा, क्योंकि ज्यादा अमेरिकी मारे गए हैं सोल्जर्स, जो कि 2011 के बाद एक साल में इतने नहीं मरे थे जितने इतनों ने जो अब मर गए हैं। जो बाइडेन क्या कहेगा? उसने अभी कहा कि मैं बदला लूंगा, मैं भूलूंगा नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन जो बाइडेन साहब, आप गलत जगह बदला ले रहे हैं। अगर बदला लेना है, 2001 में जॉर्ज बुश ने जाके मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान के उस समय रहनुमा थे, जाके बोला कि अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम स्टोन एज में आपको बॉम्ब करेंगे। बाइडेन साहब, जिन लोगों को आप तलाश कर रहे हैं वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, जहां 2011 में आपको एक व्यक्ति मिला था, उसका नाम था उसामा, उसके पिताजी का नाम लादेन था, आपने 2011 में मारा। और जो लोग जिन्होंने आपके ऊपर ही आत्मघाती हमला किया है, उनके जो आका हैं वो पाकिस्तान में है। तो कृपया करके पूरी दुनिया पे आप एहसान करिए, बॉम्ब पाकिस्तान इनटू द स्टोन एज, ताकि पूरी दुनिया में आतंक, इस्लामिक आतंक खत्म हो जाए। सर, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट आई हैव। ठीक है गुरमीत जी, इसी बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये समझें कि 20 साल तक जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान में रह के पाकिस्तान को छोड़कर वहां की जो आतंकवाद की जो बेल पनप रही थी, उस बेल को तो काटता रहा, लेकिन आतंकवाद की जड़ में पानी भरता रहा। यानी जो पाकिस्तान के साथ संबंध है, वहां एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। घनश्याम जी, आपने बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की है, और मैं कहूंगा बहुत फोकस बात की है। जो 20 साल अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस वहां पे रही, उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने जो टेररिज्म की जड़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको हमला करना चाहिए था। और देखिए उनको जो सक्सेस मिली, एक सक्सेस मिली सबसे बड़ी, वो ओसामा बिन लादेन को मारने की, और वो कहाँ मिली? अबोटाबाद में मिली। और देखिए ये जो
जितनी भी अफगानिस्तान के अंदर में प्रॉब्लम है उसके पीछे में महज पाकिस्तान ही है। ये उनकी नापाक साजिशें हैं। देखिए जो कल हुआ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। 10 साल के बाद में मैं कहूंगा कि अमेरिका के ऊपर में इतना बड़ा हमला हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, कहाँ हुआ है ये हमला हुआ है काबुल एयरपोर्ट के इलाके में। वो इलाका जो पूरी दुनिया की नजर में था, क्योंकि इस वक्त में अफगानिस्तान में काबुल के अंदर में जिस प्रकार का एक संकट है, क्योस है, क्राइसिस है, सभी चाहते हैं कि वहां से निकल जाए, इवैक्यूएट हो जाए, और उस जगह में हुई है। और देखिए किसका अभी कब्जा है अफगानिस्तान में, तालिबान का। और जो काबुल है वहां पर जो हकानी नेटवर्क है उनकी जिम्मेवारी है सिक्योरिटी की। और उन सब के नजर के नीचे उसी जगह के अंदर में जो IS खोरासान है, इस्लामिक स्टेट, उसने किस प्रकार अपने सुसाइड बॉम्बर्स को इस्तेमाल करके कि क्या एक मौत का मंजर दिखाया है। लेकिन एक बात पक्की क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो ISI खोरासान है, चाहे वो हकानी नेटवर्क है, चाहे वो तालिबान है, सबकी जो जड़ है, तार है, वो पाकिस्तान के ऊपर में ही है। और देखिए अभी अगर अमेरिका अभी तक नहीं समझ सका तो बहुत बड़ी गलती है उनकी, क्योंकि जो उन्होंने वैसे अपने काफी बड़े बड़े शब्दों में कहा है कि वी विल हंट यू डाउन, वी विल मेक यू पे, और कहा है कि विल नॉट फॉरगेट एंड फॉरगिव। समय अपने आप से इसका परिमाण देगा कि वो तो भूलते हैं कि नहीं भूलते। लेकिन एक बात पक्की है, अगर उनको ढूंढना है तो ये ढूंढना चाहिए कि उनके पीछे में कौन थे, कहां से हुक्म आया, कौन उसको कंट्रोल कर रहा था। और मैं आपको 200% बताता हूं कि ये पाकिस्तान ही इसके पीछे में था। देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि ये जो तालिबान ऑफेंसिव हुआ था, इसके अंदर में 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया था। उसके अंदर में IS खोरासान भी था और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी थी। उसके पीछे में पाकिस्तान और उनके स्पेशल फोर्सेस के जो है नुमाइंदे वो लीड कर रहे थे। 20,000 लड़ाकू पाकिस्तान ने भेजे थे। और अभी जो हालत है अभी अमेरिका की, लगता है बहुत मजबूर है कि इतना होने के बावजूद भी उसको ये नहीं है कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को कहे कि ये आपके कारण है। और बड़ी बात ये है कि जो तालिबान की जो क्रेडिबिलिटी है, उनके ऊपर जो ट्रस्ट था, जो उन्होंने डेट लिखी थी 31 अगस्त की, उसके पहले ये हुआ है। तो इसके अंदर में देखिए आप जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर हैं, उन्होंने बहुत सीधे सीधे लफ्जों में स्पष्ट रूप से कहा है ये सब मिले हुए हैं, तालिबान, हकानी नेटवर्क, IS खोरासान और पाकिस्तान IS से मिले हुए हैं। इसमें शक नहीं होने चाहिए। और कौन आदमी बोल रहा है? जो वहां के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, और इस हालत में जो वहां के प्रेसिडेंट अपने आप को बताया उन्होंने, और जो लीड कर रहे हैं नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को। और ये पूरा दुनिया को पता चलना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान ने किया है, जो IS खोरासान से करवाया है, और जो काबुल के अंदर अफगानिस्तान, और सबसे बड़ी चुनौती अभी तालिबान के लिए ये है कि अपनी पीठ से किस प्रकार से जो पाकिस्तान का हार है उसको निकाले। सबसे पहले पाकिस्तान को वहां से निकालना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वहां पे और टेररिस्ट अटैक ना हो। और टेररिस्ट अटैक वहां पे पक्का होंगे, कोई शक की बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। रमन मलिक साहब भी है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से। मलिक साहब, जो त्रिकोण हम अफगानिस्तान में देख पा रहे हैं, तालिबान, पाकिस्तान और चाइना का, सर इस त्रिकोण में पाकिस्तान से निपटने की किस तरह से कोशिश होगी कल की इस घटना के बाद? क्योंकि हम सबको पता है, डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि मूल जड़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। किस तरह का एक्शन अब भारत की तरफ से लिया जाएगा? देखिए, कूटनीतिक वोरा साहब हैं, और कुछ दिन पहले रात को मैं और वोरा साहब एक क्लब में, क्लब हाउस में बात कर रहे थे। लेकिन मैं इस समय 2 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब, हमारे यहाँ पे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मैं इतना समझता हूँ, चाहे वो भारत का कोई भी डिफेंस का अंग हो, प्रधानमंत्री हैं, हम साहब सबको 1 वे वीजा देंगे, सबको सिंगल पे वीजा मिलेगा। अगर कोई आतंक के मसौदे से, आतंक के सोच से भारत में आना चाहता है तो उसको 1 वे वीजा मिलेगा। आना आप अपनी मर्जी से जाओगे, वापस नहीं, टुकड़ों में भी वापस नहीं जाओगे। इसकी गारंटी भारत की हम फोर्सेस
पक्का भारत का जो गवर्नमेंट है ये पक्का करेगी कि यू विल नॉट गो बैक. दिस इज अ वन वे वीजा. यू विल कम बट यू विल नॉट गो बैक, नॉट इवन इन पीसेस. तो ये पक्का है. जो तालिबान के समर्थक यहाँ पे तालिबान लिबरल्स हैं वो भी इस चीज को आसानी से समझ लें कि अपने भाई बंधुओं को ये समझा दें, आओगे तो पूरे, जाओगे किसी हालत में नहीं. दूसरी चीज सर, चाहे आप शुरू से आखिरी तक देख लो, चाहे वो तालिबान देखिए, चाहे वो ISIS-K देखिए, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क देखिए, किसी भी चीज पे पाकिस्तान का हस्ताक्षर के बिना नहीं है. हालांकि ये जो कल के ब्लास्ट हुए हैं इसको अगर आप देखें तो जैश की कार्रवाई और देखें या इसकी लश्कर तोयबा की देखें, ये बिल्कुल सिमिलर सिग्नेचर प्रिंट. इसमें कोई अलग सिग्नेचर प्रिंट नहीं है. काम करने का मसला सेम है. हमारे लोग जब तक वहां हैं वी हैव टू बी वेरी डिप्लोमैटिक, वी विल बी डिप्लोमैटिक. उसके बाद डायनामिक सिचुएशन है उपाध्याय जी, कैसे कैसे परिवर्तन होती है ये डिफेंस मिनिस्ट्री को डिफेंस का काम और फॉरेन अफेयर्स को फॉरेन अफेयर्स का काम करने दें. हम लोग इसके ऊपर ज्यादा विवेचना ना करें, पब्लिक डोमेन में ज्यादा अच्छा रहे. ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए. लोकतंत्र में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं. ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आगे चर्चा को यहीं से बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का रुख क्या हो सकता है और भारत जो कि तालिबान को लेकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है उसकी अगली कार्रवाई क्या हो सकती है, रिश्तों के लिहाज से, सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक लिहाज से. तो बात हो रही है अफगानिस्तान में हुए आत्मघाती हमले के बाद किस तरह का मंथन जरूरी है, किस तरह का विचार करना जरूरी है. जो मौजूदा स्थितियां वैश्विक स्तर पर दिखाई देती हैं खासकर अफगानिस्तान को लेकर. सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए दीपक वोरा मेरे साथ हैं. दीपक जी, जो बाइडेन जो किसी भी कीमत पे अपने सैनिकों को वहां से वापस लौटाने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं गिन गिन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा. तो ये समझा जाए कि अभी फिलहाल जो उनको सैनिक वापस लाने की जो उनकी स्ट्रेटेजी थी उस पर वो विराम लगा सकते हैं, उस पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं और ये मामला और एक्सटेंड हो सकता है वहां उनके सिपाहियों के रहने का. आपने सवाल पूछा है क्या अमेरिकन फोर्सेस वहां रुक सकती हैं, क्या वो थोड़े अपने डिपार्चर को एक्सटेंड कर सकती है. अगर मैं जो बाइडेन की जगह होता तो ये जो धमकियां उसने दी हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वी नीदर फॉरगिव नॉट फॉरगेट, जो भी कुछ है वो कैसे करेगा आगे जाकर. मुझे ये समझ नहीं आया सर. मैं बहुत सालों से, जब से मैं राजनीति डिप्लोमेसी में आया हूँ 1973, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ इतनी क्या मोहब्बत है पश्चिमी देशों की कि वो समझ नहीं पाते. जिस दिन पाकिस्तान ने आतंक को छोड़ दिया उस दिन पाकिस्तान का जो रियलिटी है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज टेररिज्म के बिना वो सरवाइव नहीं करेगा. तो अगर उसको फोर्सेस रखनी है अवश्य रखे, लेकिन उसने ये भी कमिटमेंट की है कि मैं 20 साल हो गए, एक अनएंडिंग वॉर थी, हम लोग वहां क्या कर रहे थे, हमारी मिशन अकम्प्लिश हो गई थी 2011 में जब हमने लादेन साहब के बेटे ओसामा को मार दिया था, ओसामा बिन लादेन जिसे कहते हैं. तो अब हम वहां क्या कर रहे थे, कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था. नेशन बिल्डिंग करनी है तो आपकी फौज नहीं करेगी. लेकिन ये सही है बिल्कुल सर, हमको मानना पड़ेगा कि मैं जब काबुल गया था पिछले कुछ साल पहले तो एक अंतरराष्ट्रीय शहर की तरह था. ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, अच्छी गाड़ियां थी, क्लब्स थे, नाइट क्लब, सिनेमा हॉल, बहुत कुछ था. वहां की महिलाएं बुर्का नहीं पहनती थी, अच्छी तरह से खुल में घूमती थी, फ्रेंड्स के साथ कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन अब फिर पता नहीं क्या उस देश के ऊपर किसका श्राप है कि फिर वहीं पे वापस आ रहा है. अफगानिस्तान पर जितने 2019 से लेके आज तक हमले हुए हैं उन सब में ISKP, इस्लामिक स्टेट, हक्कानी नेटवर्क एंड अदर टेरर ग्रुप जो पाकिस्तान में है. इस साल के जनवरी से लेकर मार्च तक यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन है अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा कि 77 अटैक जो हुए हैं वो ISKP ने किए हैं. और सेपरेट UN रिपोर्ट ने ये भी जून 2021 में पब्लिश हुई है कि 10,000 लड़ाकू ISKP में आ गए हैं, सेंट्रल एशिया से, रशिया से, नॉर्थ कॉकेसस से, चेचनिया से, पाकिस्तान से और चाइना में शिनजियांग से. सर कैसे इनके साथ कोई समझौता कर सकता है? आपने इनके कभी, मैं नहीं जानता सर, आपने कभी ISKP के वीडियोस देखे थे?
जहाँ पे लोगों का सर काट के वीडियो बनाते हैं। कैसे हम लोग इनके साथ बात कर सकते? पाकिस्तान कैसे इन्हें पनाह दे सकता है? दिमाग खराब हो चुका है उन लोगों का। बस अब फ्यूचर में यही है, पूरी दुनिया को इकट्ठा होके जड़ से उखाड़ना है सर। पेड़ की टहनियों को काटने से कुछ नहीं होगा बाइडेन साहब, आपको जड़ को उखाड़ना है। और अमेरिका की स्ट्रैटेजी अब जड़ को उखाड़ने की होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में। ठीक है गुरमीत सर, बाइडेन साहब का कहना चैलेंज देना, आतंकियों को बताना, ढूंढ ढूंढ के मारने की बात कहना, तो इससे ये तो समझ आता है कि बात अब रेस्क्यू तक नहीं है, बदला लेने तक पहुंच गई है। लेकिन उनकी स्थिति का आकलन करते हुए क्या हम ये समझ सकते हैं कि उनके देश में उन पर भी एक प्रेशर बन रहा होगा कि अब एक्शन लीजिए, बिना एक्शन के काम नहीं चलेगा, और ये एक्शन हम जल्द देख पाएंगे क्या सर? घनश्याम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे देश में उनके रोष होगा, क्योंकि 10 साल के बाद में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है उनके ऊपर में, और 13 उनके जो सैनिक हैं मैरीन की उनकी मौत हुई है। तो अवश्य ही जो उनके ऊपर में चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। जो उन्होंने कहा है, कहा तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी सबके सामने में ये आ जाएगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। देखिए, ऐसा लगता है कि जो भी अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर में 20 साल से किया है, वो गलतियों पे गलती की है। देखिए, जो कुछ एक गलतियां हैं जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह नहीं समझे हैं। भारत तो उनको बता बता के थक गया कि 9/11 से पहले, तब उनको समझ में आया कि ये कहां से आ रहा है। उसके बाद में जो अफगानिस्तान में गए, तब भी ये समझ नहीं आया कि ये कहां से आ रहा है, इसका फाउंटेन हेड कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। अब कल का ही देख लीजिए कि उनके पास इंटेलिजेंस थी कि जो इस्लामिक स्टेट खोरासान है, उनके टेररिस्ट अटैक करेंगे। प्रिसाइज पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन थी, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और देखिए, अभी जिस प्रकार से उन्होंने, अभी लगता है अगर आप उनका विश्लेषण करें तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज पक्का है कि जो 31 अगस्त की डेट है, उसको बस एक पत्थर पर लकीर मान लिया है। और उसको, उसके ऊपर भी जो तालिबान है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी और आपको वापस जाना पड़ेगा। कि अमेरिका के पास में काबुल के अंदर में वो लीवरेज नहीं है। जो उनके पास जगह है वो सिर्फ काबुल के एयरपोर्ट का, वो भी जो टेक्निकल एरिया है, अंदर वाला इलाका वही है। उसके चारों तरफ तो तालिबान है वहां पर। और देखिए, हर एक जो टेररिस्ट ग्रुप ने तालिबान ऑफेंसिव में हिस्सा लिया था, वो वहीं पर है। और ये सबकी तार पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। जब तक अमेरिका ये नहीं समझता है कि ये जो चुनौती वहां से शुरू हुई है, टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की, ये पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। और देखिए, जिस प्रकार 9/11 हुआ था, उसी प्रकार का एक जो एनवायरमेंट, और देखिए आप, बड़ी बात यह है 85 बिलियन के वहां पे हथियार और सामान, वहां पर कितने टेररिस्ट छोड़ के जा रहे हैं, क्या सोच छोड़ के जा रहे हैं, इन सब का इफेक्ट क्या होगा, ये सबके सामने क्लियर है। और जो कल हुआ है, ये पहला दृश्य है, और इसके बाद में ऐसे वाले दृश्य बहुत होंगे। और एक बात है कि ये जो हुआ है वहां पर, मैं कहूंगा लास्ट इवेंट नहीं है। अभी तो ये जो सीक्वेंस शुरू होगा, वहां पर दो बात है। पहली बात तो तालिबान को, जिन्होंने फरवरी 2020 से उनका हाथ पकड़ा है, पीस प्रोसेस किया है, जिन्होंने वहां पे बैठाया है, उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटवाया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। ये सबसे बड़ी है। और देखिए किस प्रकार से चाइना ने, पाकिस्तान ने इसके अंदर में पूरा हिस्सा लिया है। चाइना जो पहले मसूद अजहर इंडिविजुअल जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट उनको प्रोटेक्ट करता था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी तो पूरे के पूरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ पकड़ा है। ये जो टेरर की एक्सिस को बढ़ाया है ना उन्होंने, जो चाइना, पाकिस्तान, जो इतने 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलाया है, इसका असर तो अवश्य पड़ेगा। और देखिए, भारत के ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ने वाला है। इसलिए जरूरी है कि एज ए ऑल गवर्नमेंट अप्रोच, एज ए ऑल नेशन अप्रोच, हमारा पूरा राष्ट्र, हमारा पूरा समाज, हर भारतीय के लिए चैलेंज है हमारे सामने में। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो टॉलरेंस, ठीक है, यही होना चाहिए। हमारा जो ट्रेंड है वो है कि प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव। हमारा जो ट्रेंड है कि ठोकेंगे,
बालाकोट एक एग्जाम्पल, सर्जिकल स्ट्राइक एक एग्जाम्पल, और जिस प्रकार से नेशनल विल और पॉलिटिकल विल होना चाहिए। अभी समय आ गया है कि जो पॉलिटिकिंग होता है, जो भारत के अंदर में चाइना पाकिस्तान की प्रॉक्सियां हैं, उनका मुंह बंद किया जाए, क्योंकि ये जो चुनौती है ये हम सब के लिए है। अभी हमको जो सोच विचार करना पड़ेगा, अपनी काबिलियत, अपना इंटेलिजेंस, अपना मॉनिटरिंग, अपना सर्वेलेंस, उसका जो स्टैंडर्ड है, स्तर है, और भी ऊंचा करना ठीक पड़ेगा। सर, और ठीक। एक बात मैं बताना चाहता हूँ घनश्याम जी आपको, ये जो आग वहां से लगी है ना, सबसे पहले जलने वाला है पाकिस्तान, उसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि जो हथियार हैं, जो टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट का सोच विचार है, सबसे पहले आग और जो डिस्ट्रक्शन होगी वो पाकिस्तान में ही होने वाली है। पाकिस्तान सोच रहा है कि उसकी बहुत जीत हुई है, उसकी गलत फहमी, उसकी इल्यूजन और उसकी जो गलत कैलकुलस है, ये हमने बहुत बार देखा है। वो गया था जिस प्रकार कारगिल का उसने शुरू किया, ठीक सर, टैक्टिकली सोचा था, बहुत बड़ी बात की है, उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। ठीक है। तो इस जलती हुई आग से पाकिस्तान भी नहीं बच पाएगा। सर आप मेरे साथ रहिए, रमन मलिक भी मेरे साथ हैं। तो मलिक साहब, असल में जिस पॉलिटिकल विल की हम बात कर रहे थे, जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात अभी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे कर रहे हैं, तो क्या माना जाए यहां से अब हमें आगे बढ़ के कुछ करके दिखाने की भी स्थिति में आना चाहिए? क्योंकि कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें जो लब्बो लबाब निकला वो वेट एंड वॉच का ही निकला। क्या उससे आगे बढ़ने का समय अब आ गया है? देखिए उपाध्याय जी, एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात अलग होती है, और जब देश के ऊपर कोई खतरा होता है उसको किस तरीके से संभालना है, इसकी कोई सर्टिफिकेशन जो है हमको किसी को देने की जरूरत नहीं है, हम करके दिखा चुके हैं पॉलिटिकल विल क्या है। मैं आज जो अभी आपके सामने बात रखना चाहता हूँ ये है कि $85 बिलियन से ऊपर का सामान के अंदर लगभग 200 हेलीकॉप्टर और 6 लाख से ऊपर हथियार, बायोमेट्रिक्स, आई रेटिना फाइंडर, नाइट विजन, ये सब आज तालिबान के हाथ में। और ये तालिबान के हाथ में जब आया तो ये उनके मौसेरे और चचेरे भाइयों के बीच में भी बटेगा, चाहे वो जैश है चाहे वो लश्कर है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये उन्हीं के पास रहेगा। तो इन सारी चीजों के भी आपको तैयार होना पड़ेगा। और अभी अभी मैं स्टेटमेंट था जो आई है अबनुल्लाह मुजाहिद से कि बोथ नेबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान सिट डाउन टुगेदर टू सॉल्व आउटस्टैंडिंग। तो ये गुड तालिबान, बैड तालिबान का छोटा पहन के कुछ वाहियात लोग बैठते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए सांप हमेशा सांप रहता है, वो काटेगा जरूर। तो ये जो पूछ रहे थे ना कि तालिबान अच्छा भी होता है, तालिबान में ये भी है, उनको ये पूछिए कि ये जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स में, अंतर्राष्ट्रीय अफेयर, तालिबान की कमेटी जब आनी शुरू होती है तो ये तो बोलेंगे अच्छा है जी, तालिबान अच्छा है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को झुंझुना लेकर बजाते रहे। एक और पत्रकारों का भी है विषय साहब, तो ये है कि वो लानतें भेजते हैं। एक सादिक के नाम पे बेचारे जो पत्रकार की हत्या हुई थी, तालिबान ने करी थी, उस पे गोली को लानत भेज रहे थे। कल भी एक पत्रकार की हत्या हुई है भारतीय मूल की, उसको भी लानत भेजिए ना, गोलियों को लानत भेजते रहिए। तो कब बेचारे मरे हैं उनके ऊपर बम को और गोलियों को लानत भेजिए। मतलब इन लोगों का भारत में ऐसे प्राणी जीवी हैं जिनको सिर्फ एक समझ में आती है कि किसी भी मौके पे सिर्फ भारत के हित बात करें। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए दीपक बोरा जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनीतिक हैं। दीपक जी, असल में क्या ये माना जाए कि अफगानिस्तान पर अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी थी, जो रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं कल की घटना के बाद फेल होती हुई दिखाई गई है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जैसे जनरल साहब ने कहा है और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा है। इंसिडेंटली ये दोनों व्यक्ति जो हैं, जो हमारे मेहमान हैं, मैं दाद देता हूं इनकी अंडरस्टैंडिंग की और इनकी परसेप्शन की। और खासतौर से बीजेपी के प्रवक्ता साहब जो हैं, आपको कहना चाहता हूं, जब से आपकी सरकार आई है उससे पहले दुनिया ने भारत का सिल्क देखा था, अब भारत का स्टील भी वो देख रहे हैं। सर, जब तालिबान ने काबुल पर अपना किया था पूरा कब्जा 15 अगस्त को, तो उन्होंने बहुत सारे
पूरे टर्की से, इनमें से कई सारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे और अलकायदा के। अमेरिका की स्ट्रैटेजी गलत ये हुई है 20 साल के बाद। आप गए थे क्योंकि 9/11 हुआ, आप गए थे उन्हें सबक सिखाने, और तालिबान ने कहा कि हम उसामा बिन लादेन को आपको नहीं देंगे। पहली तो मांग आपकी ये थी कि उसामा बिन लादेन हमको दोनों का नहीं देंगे। फिर आपने बॉम्ब गिरा गिरा के नाक में दम कर दिया, पूरे अफगानिस्तान को आपने बर्बाद कर दिया। 10 साल लगे और फिर आपने उसामा बिन लादेन को भी मार डाला जो पाकिस्तान में छुपा हुआ। उसके बाद क्या, व्हाट इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी? 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? आप कहते हैं हम ये नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, ये नहीं कर सर। बाहर की फौज आके किसी भी देश को नहीं बना सकती। मैं तो 6 देशों में भारत का राजदूत रहा हूँ। मैंने ये देखा है, इथियोपिया एरिट्रिया में देखा है, सूडान साउथ सूडान में देखा है, मैंने फिलीपींस में ये देखा, बहुत जगह ये देखा। बाहर से कोई भी आके आपके देश को नहीं बना सकता, आपको खुद करना है, जो अमेरिका ने करने की कोशिश की। इराक में भी ये कोशिश की थी, लिबिया में कोशिश की थी, सीरिया में कोशिश की थी, कहीं कुछ नहीं होता। वहां के लोगों को ये करना है। अगर मैं उस समय अमेरिका की पॉलिसी का इंचार्ज होता तो मैं कहता कि उसामा बिन लादेन को हमने खत्म कर दिया, अमेरिकी लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया, अब वापस आ जाइए और अब दूर से बाहर से जैसे भारत करता है सहायता करिए अफगान लोगों की, ताकि वो अपने देश का विकास कर सके। सर, लोग हंसते हैं, जनरल साहब आप भी जानते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता साहब आप भी, लोग कहते हैं आपके $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट खत्म होगी। साहब, मेरी $1 की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट ये होती है अगर मैं कहीं जाके फैक्ट्री लगाऊं, मुनाफा मेरा, नुकसान भी मेरा। मैंने तो वे तोहफे दिए थे अफगान लोगों को, भले ही उनका पार्लियामेंट, भले ही उनका पैलेस, सड़कें बनाई, मैंने डैम बनाया। अभी $300 मिलियन का शहतूत डैम हम बना रहे हैं जहां पीने का पानी मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये गिफ्ट है। अब जो चाहती है नई सरकार जो आएगी इसके साथ करना। अगर सड़कें उखाड़ देना चाहती है उखाड़ दे, मैं क्या करूँ सर? मैंने अपनी बेटी को एक तोहफा दिया, वो बाहर फेंक दी थी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमारे तरह अगर अमेरिका ये समझता कि अफगानिस्तान के लोगों का की मदद करो, गुडविल बनाओ, अपनी इक्विटी बनाओ वहां पर, तो शायद इसका नतीजा अलग होता। भारत से इनको सीखना चाहिए। हम लोग ग्रेट पावर गेम कभी नहीं खेलते। चीन अगर खेलेगा तो बुरी तरह से उसकी नाक टूटेगी। आखिर में इतना कहना चाह रहा हूँ, कुछ साल पहले आपने हिलरी क्लिंटन का नाम सुना है, उसने पाकिस्तान को एक चुनौती दी थी कि आप अपने बगीचे में सांप पालते हैं और आप सोचते हैं कि सिर्फ वो आपके पड़ोसी को काटेंगे। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। वही सांप सब जो पाकिस्तान ने पाले हैं, अब देखिएगा वो वापस आके पाकिस्तान को काटेंगे। अंग्रेजी में हम कहते हैं अब हैवान अपनी दुम नहीं हिला रहा, अब दुम जो है वो हैवान को हिलाए। बहुत बड़ी बात दीपक जी आपने यहाँ पे बताई। लेकिन गुरमीत जी, क्या ये माना जाए कि अफगानिस्तान तालिबान और ISIS के अफगान चैप्टर के बीच एक वर्चस्व का केंद्र भी बन गया है? क्या ये वर्चस्व की जंग भी है क्या, जिसको हम देख पा रहे हैं दोनों के बीच की? घनश्याम जी, आपका सवाल दोबारा से रिपीट कीजिए, क्या बन गया है? जी, मैं ये जानना चाह रहा था, क्या अफगानिस्तान तालिबान और ISIS के अफगान चैप्टर के बीच वर्चस्व की लड़ाई का एक बड़ा केंद्र बन गया है? सर, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जिस प्रकार रेवर्ड एम्बेसडर साहब ने कहा, दीपक वोरा जी ने, ये जो बहुत बड़ा जो खेल खेला है, मैं तो पहले कहूंगा कि जो हर एक इस प्रॉब्लम का जड़ रहा है वो पाकिस्तान रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई है, जिस चाइना इस बात के अंदर में शामिल हुआ, ये एक बहुत बड़ी चेंज हुआ है। एक इतना बड़ा देश, 1.4 बिलियन का देश, और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हाथ मिलाया है सिर्फ इसीलिए कि वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता है, उसका एक डर है, वो चाहता है कि मैं किस प्रकार यहाँ पे जाके पैसे बना सकूं, मौका है मेरे लिए। और बड़ी दुख की बात ये भी है कि रशिया ने भी इस समय के ऊपर में पूरा तो सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन जिस प्रकार से उसने इस एक क्रिटिकल टाइम के ऊपर में अपना थोड़ा डिग्री चेंज किया, मैं कहूंगा कि ये जो बदलाव हुए हैं ये पूरा दुनिया के लिए एक चेतावनी है। पहले तो हम कोविड से बाहर नहीं निकल सके हैं, जहां पर 43.5 लाख जो विश्व के लोग हैं वो मर चुके हैं कोविड के कारण में, और उसके ऊपर में चाइना ऐसा जरूरत कर सकता है, और पाकिस्तान जो ये खेल इतने सालों से खेल रहा था उसको ये रूप दे सकता है। लेकिन एक बात है, देखिए, अगर आप पूरे ये बड़े खेल को देखें तो एक बात पक्की है कि अमेरिका ने तो ये डिसाइड कर लिया था कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ।
कुछ भी हो, आई एम गोइंग आउट, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया, चाइना और ईरान चाहता था कि यहाँ पर जो यूएस है इसी कीचड़ के अंदर में धंसा रहे और उसकी प्रॉब्लम होती रही, तो उसने ये लगता है डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इसीलिए लगता है कि जो उसकी प्राथमिकता है, जो उसकी फोकसनेस है, वो ये है कि मैं किस प्रकार अपनी इवैक्यूएशन करके 31 अगस्त तक एकदम निकल जाऊं। लेकिन ये इसके पीछे में जो चैलेंजेस छोड़ के जा रहे हैं वो दुनिया को एक नए अध्याय, एक टेररिज्म, एक रेडिकलाइजेशन, एक सोच और विचार का जो क्षेत्र एक नया खुला है, मैं कहूंगा कि ये सबके लिए एक बहुत चुनौती की बात है। और जो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आत्मा के स्तर के ऊपर में जो अफगानी अवाम के साथ में हुआ है, जो अफगान के राष्ट्र के साथ हुआ है, ये बहुत बड़ा धोखा है पूरी दुनिया का। और मैं ये भी कहना चाहता हूं इस मौके पर कि जो पाकिस्तान अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है, जो साजिशों से बाज नहीं आ रहा है, जिसने अपने देश को पूर्ण रूप से चाइना को बेच दिया है, जो डेब्ट लोन के तले एकदम दबा हुआ है, जिसने अपनी जनरेशन्स को टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन के अंदर फूंक दिया है, जो एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, इन्होंने सिर्फ टेररिज्म इंडस्ट्री, टेररिज्म फैक्ट्री और धर्म को मिस इंटरप्रेट करने के लिए किया है। मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है। लेकिन हमारे लिए चुनौती है कि ये जो वहां से जो आग, वहां से ये जो तकलीफ, वहां से जो संकट है, इसका हमारे भारत के एक भी सिटीजन पर नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, इस जो चेंजेस, इस जो ट्रांसफॉर्मेशन और इस जो इम्पैक्ट है इसके कारण। तो मलिक साहब, क्या ये भी माना जाए कल की घटना के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है उसकी एक बार फिर से अवांछित वापसी हो गई है, ये इससे भी निपटना होगा पूरे विश्व को? देखिए, सबसे पहले तो आज तक के समय के अंदर एक विडंबना ये है बात यह कि हमारा यूनाइटेड नेशन आज तक आतंकवाद की परिभाषा नहीं स्थापित कर पाया कि आतंकवाद की परिभाषा है क्या। देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन इन द यूनाइटेड नेशन। तो ये एक बहुत बड़ा विफलता है। जहां तक चाइना और रशिया की बात करी जा रही थी, रशिया के पुतिन साहब के साथ प्रधानमंत्री की बात हुई है और आपने हाल फिलहाल में देखा होगा जो स्टैंड रशिया का रहा था। कल इस हरकत के बाद रशिया ने अपनी देशों से ऊपर लोगों को इवैक्यूएट करा है। वो एक स्ट्रैटेजिकल चेंज है और वॉर प्रैक्टिस वो उज़्बेक और तजाक साथ कर रहा है। तो ये जो चाइना की आप बात करते हैं, चाइना को अभी ये पता नहीं है कि ये दो कुआं सांप जो वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके यहाँ पे भी उर्वरु जो है उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उपाध्याय जी, दो और छोटे छोटे विषय में आपके सामने रखना चाहूंगा तो बिना उन दो विषयों के ये अफगानिस्तान विषय के ऊपर चर्चा खत्म नहीं हो। एक जूलियन असांज का एक वक्तव्य 2011 में आया था, में उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला था कि दिस इज अ फुल फ्लेज प्लान ऑफ यूटिलाइजिंग टैक्स मनी, प्लंडरिंग द टैक्स मनी। वो बयान जो है उसको देख के परिप्रेक्ष्य को समझा जाए तो वो एक अलग निकलेगा। दूसरा चीज जो दूसरा बयान है वो हामिद गुल का था, तो आईएसआई के अध्यक्ष हामिद गुल ने सब ये कहा था कि हमने रूस को मारने के लिए अमेरिका के साथ मिलके रूस को हराया। अब हम अमेरिका की मदद से अमेरिका को हराएंगे, ये उनका स्पष्ट वक्तव्य था। तो ये क्या दिखाता है? उसके बाद भी अगर अमेरिका बोलता है कि पावर हूं, मैं सब कुछ समझता हूँ, ये डिप्लोमेसी की भाषा में क्या बोलेंगे ये बोला सामने। दीपक जी, कल की घटना जो हमने देखी वो भी तब काबुल एयरपोर्ट पे हुई इस घटना पे, जबकि पूरे विश्व की निगाहें काबुल एयरपोर्ट पे बनी हुई हैं, तालिबान पर बनी हुई हैं, अफगानिस्तान पर बनी हुई हैं, तब ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या ये माने कि अभी ये शुरुआत भर है, ऐसी और घटनाएं अफगानिस्तान में आने वाले समय में हो सकती हैं? क्योंकि कई एजेंसीज हैं जो इस तरह से इंटीमेट कर रहे हैं, कई देश भी हैं जो अपने फंसे हुए लोगों को बार बार समझा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं अभी।
तो मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे यकीन है कि ये तो शुरुआत है। ओके। अभी आतंक वहां पर और बढ़ेगा। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं गलत हूं, कि आतंक नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो आसार हैं और जो इतिहास ने हमें बताया है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, ये एक धमाके के साथ नहीं रुकने वाले। इतना याद रखें सर कि 2015 से अफगानिस्तान में जनरल साहब 2 आतंकी गुट, 2 इंसर्जेंसी चल रही थी, एक तालिबान की और एक इस्लामिक स्टेट की। तालिबान चाहता था इस्लामिक एमिरेट इन अफगानिस्तान, और जो आईएस है वो चाहता था कि अफगानिस्तान एक ग्लोबल इस्लामिक कैलिफेट का हिस्सा बने। 19 देशों में ये आतंकी जो है इस्लामिक स्टेट की ये समय ऑपरेट कर रहे हैं, और तालिबान के साथ 2015 में लड़े, 2017 में लड़े, 2019 में लड़े। मजेदार बात ये, एक समय आया जब आईएस ने अफगान सरकार से कहा, उस समय जो सरकार थी तालिबान के आने से पहले, कि भाई हमारी मदद करो, ये तालिबान हमें बहुत ठोक रहे हैं। तो अफगान सरकार ने उनकी मदद की, बोला अपने हथियार आप छोड़ दीजिए, नीचे रख दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। बहुत अजीब सा है। एक तरह का सर अंग्रेजी की कहावत है, विच इज ब्रू। विच इज ब्रू का मतलब होता है हर चीज वहां पर गई है और जो पक रहा है उसे कोई शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ सर कि मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप आई एम रॉन्ग, आई प्रे आई एम रॉन्ग, लेकिन ये शुरुआत है आतंक की। सर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं बैकग्राउंड, अफगानिस्तान और भारत के फ्लैग, मेरे दादा गजनी से आए थे, तो मेरा तो खून है वहां से सर, अफगानिस्तान से। बस यही प्रार्थना है कि शांति बने, अमन बने, लेकिन होने नहीं वाला सर। वहां पे और अब आतंक होगा, दंगा होगा, उसके बाद उस केओस में से कुछ ऑर्डर आने की संभावना है सर। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुरमीत जी, ये तो वहां की स्थिति रही जिसपे वोरा जी ने अपना वक्तव्य दिया, समझाया, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है, क्या हम इस तरह की आशंका जाहिर कर सकते हैं कि भारत में भी इस तरह की घटनाएं होने के आसार हैं, खासकर कश्मीर को लेके, कश्मीर की स्थिति को लेके? क्या इस तरह की घटनाएं यहां भी घटित हो सकती हैं जिनके लिए हमें अलर्ट रहना होगा? घनश्याम जी, आपका सवाल मैं पूरी तरह से समझ नहीं सका हूं और आवाज में थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन मैं आपका जो भाव है वो समझ सका हूं कि ये जो चुनौती है, ये इसका भारत के ऊपर में क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो जो हुआ है, कल हुआ है, इसने अपना एक सर मैं ये जानना चाह रहा हूं, गुरमीत सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कल जो घटना हुई, आत्मघाती हमला हुआ, क्या वहां के बाद भारत में भी इस तरह की घटनाएं होने की आशंका है सर, खासकर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में? जी, जो आपका सवाल बड़ा फोकस है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो भारत का काउंटर टेररिज्म, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन की काबिलियत है वो बहुत ऊंची है। जो भारत का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है टेररिज्म के अगेंस्ट में, वो दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है। ये जो भारत का जो अभी काबिलियत है, ये ऐसा वाली किसी भी हरकत को अंजाम होने से रोकेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि हमारे लिए ये चुनौती है, हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम तैयार रहे किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए। आपको याद होगा कि जो सीडीएस साहब है, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने कहा कि वी वर एंटिसिपेटिंग दिस। दूसरा कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कॉन्टिजेंसी। और इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि इस प्रिपरेशन और कॉन्टिजेंस के तहत हमारी इंटेलिजेंस, हमारा अलर्टनेस और पूरा, मैं कहूंगा पूरा ऑल नेशन अप्रोच, ऑल गवर्नमेंट अप्रोच, और हर व्यक्ति, ये जो समरसता एक शब्द होता है ना, समरसता का मतलब होता है कि सभी एक रास्ते में, कि देश को चुनौती है टेररिज्म की और देश को काउंटर टेररिज्म में एकदम सफल करना है। देखिए, एक बात पक्की है कि ये जो जिस प्रकार से पाकिस्तान में एक पीटीआई की लीडर ने कहा कि देखो अभी तालिबान आ गया है, वो हमारी मदद करेंगे कश्मीर के लिए, एक बिल्कुल इससे जो क्लियर एविडेंस मिलता है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार का बलबूता ही नहीं है। क्योंकि जब से 5 अगस्त 2019 से जो भारत से हिस्टोरिक और एक स्ट्रेटेजिक फैसला लिया था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जिस प्रकार भारत के ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं टेररिज्म के बारे में, और जिस प्रकार हमारे इंटेलिजेंसी ने, नेशनल इंटेलिजेंसी ने जो किया है, उसके बाद में ये बात पक्की है कि ये जो चुनौती है ये उन्हीं के घर में आग लगाने वाली है। इसमें पर फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे लिए जरूरी है अलर्टनेस, मॉनिटरिंग, प्रिपेयर्डनेस
और किसी भी कॉन्टिजेंसीज का सामना करने के लिए। लेकिन ठीक है, ये पाकिस्तान और चाइना दोनों का नाप पाक गठबंधन है, जो दोनों इकट्ठे अफगानिस्तान में तालिबान ऑफेंसिव को मदद किया था। हमारे लिए दोनों की चुनौती हमारे सामने में है। ठीक है। मलिक साहब, चलते चलते आखिरी कमेंट सर आप ही का, कैसे विश्वास दिलाना चाहेंगे देश के आवाम को अपनी पार्टी के जरिए, अपनी सरकार के जरिए, कि हमारी स्थिति कभी भी इस तरह की नहीं होने वाली और आने वाली हर स्थिति से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि कल विपिन रावत ने भी कहा कि हर स्थिति में अगर सामना करेंगे और अगर कोई ऐसी गतिविधि हुई तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। उपाध्याय जी, मैं बस इतनी चीज आपको बोल सकता हूँ और आपके माध्यम से इस देश को, सौगंध हमें इस मिट्टी की, इन लंगूरों को हूरों की कमी करवा देंगे। जितने ये लंगूर फांद के आना चाहेंगे, उनको उतनी ज्यादा हूरों की कमी हो जाएगी जहां वो जाते हैं। ये मैं आपको पक्की गारंटी देता हूं कि ये जो 72 हूरों का सिस्टम इनका है ना, इतनी इनको किल्लत पड़ने वाली है हूरों की, अगर इन्होंने गलती से भी भारत में आने की कोशिश की। नंबर 1। नंबर 2, और ये बड़ा स्पष्ट रूप से सरकार की एक बहुत स्पष्ट नीति है। जी। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपके देश में क्या हो रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो मैं देता रहूंगा, लेकिन अगर आप हमारे देश के अंदर घुसोगे तो मैं इतना घुस के मारूंगा कि तुम्हारे को ये भूल जाओगा कि पैदा कब हुए थे और मरोगे कब। ठीक है, तो देश की तरफ तिरछी निगाहें जो भी करेगा तो फिर उसका हश्र क्या होगा, इसका अंदाजा आपकी बात से हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।